लेकिन शो को आगे बढ़ाएंगे और अब वक्त आ गया है दर्शकों के सवालों का जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन रुंगटा, CFP रुंगटा सिक्योरिटी, अर्नब पंड्या, फाउंडर मनी एडू स्कूल। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर हम रूबरू होंगे दर्शकों के साथ और कराएंगे उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग। हमारे पहले दर्शक रंजीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार रंजीत जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम गुड इवनिंग, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ रायपुर से बोल रहे हैं। बताइए सर, क्या करते हैं वैसे आप? मैडम मैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में। बहुत बढ़िया। 7 सालों से। पिछले 7 सालों से आप कार्यरत हैं। ठीक है। चलिए, तो आप 2 साल से निवेश कर रहे हैं लगभग 11,000 रुपये का, और 25 सालों में आपको 3 करोड़ रुपए चाहिए। 25 साल का लक्ष्य आपने किस चीज़ के लिए लाइन अप किया हुआ है? कोई ख़ास वजह कि ये रिटायरमेंट का कॉर्पस है जो आप चाहते हैं? मैडम ये जो मेरा 11,000 SIP है वो तो डायरेक्ट जा रहा है, और उसके साथ साथ मैंने हर मंथ 5,000 रुपीज डायरेक्ट शेयर मार्केट में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। ओके मैडम इसके वजह है कि एक रिटायरमेंट प्लानिंग है, चिल्ड्रन एजुकेशन है, चिल्ड्रन मैरिज है, और रिटायरमेंट तो ऑल है ही। और इन सारे लक्ष्यों के लिए आप कह रहे हैं कि 3 करोड़ रुपए 25 साल के बाद पर्याप्त होंगे? मैडम पर्याप्त तो नहीं है, इसको स्टेप अप मैंने लगाया है हर साल का 10%। चलिए ठीक है, थोड़ा सा 25 साल आपने एक ही निवेश का जो टाइम होराइजन है वो दिया हुआ है। बच्चों की पढ़ाई भी है, रिटायरमेंट भी है, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन आपका ऊपर नीचे होगा, उस पर आपको काम करना होगा। बहरहाल, जो फंड्स आपने सिलेक्ट किए हैं ये आपने खुद रिसर्च करके जोड़े हैं? मैडम कुछ म्यूचुअल फंड एजेंट के थ्रू है और कुछ मेरे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो एक्सिस मिड कैप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, कैनरा बैंक का इमर्जिंग इक्विटीज़ है, एक्सिस का ही स्मॉल कैप है, SBI का मल्टी कैप है, और ICICI प्रू टेक्नोलॉजी है आपके पास। ये फंड आपने क्यों डाला? मैडम लास्ट वाला। मैडम सारे फंड। मैडम जैसे कि एक्सिस, जैसे कि ICICI प्रू टेक्नोलॉजी फंड है, और जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है उसके कुछ मैंने देखे कि जो एलोकेशंस हैं वो US के स्टॉक मार्केट में है, जैसे कि अमेजॉन हो गए या जो अदर। क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए लगा कि मुझे कुछ पैसा आपका इंडियन शेयर मार्केट के अलावा कुछ अब्रॉड भी जाना चाहिए, तो मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। चलिए, उसके लिए मेरे को लगता है कि आपको भी कुछ और विकल्प ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस फंड में भी जिस तरह से रुकावट आई हुई है विदेशी निवेश पर, मौजूदा स्थिति में हम देख रहे हैं कि भारत में ही निवेश हो रहा है। बहरहाल हर्ष, फंड तो देखिए इनके पास सारे अच्छे हैं, जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है। खुद कह भी रहे हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से आप शायद ICICI प्रू टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ बात समझाना चाहेंगे इनको आगे चलकर। हर्ष, साथ ही मैं चाहती हूँ कि आप जो है जवाब की शुरुआत करें इनकी गोल अलाइनमेंट से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि क्लियरली अपने गोल्स को डिफ़ाइन करना, क्योंकि एक गोल नहीं है, 2-3 गोल्स हैं इनके, और उसके लिए लमसम इन्होंने एक कॉर्पस डिसाइड किया हुआ है। वो कहीं कम ना पड़ जाए और सारे लक्ष्य भी पूरे हो जाएं, इसलिए गोल डिफाइनिंग का जो नुस्खा है वो समझाना बेहद ज़रूरी है। अगर हम बात कर रहे हैं इनकी प्लानिंग की, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ये हैं कि इन्होंने क्लियरली डिसाइड कर रखा है कि इन्हें 25 साल बाद कितनी रकम चाहिए, और ये भी इन्हें पता है कि 3 करोड़ जो ये इकट्ठा करने की टारगेट बना रखे हैं, वो टारगेट शायद इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए पूरा नहीं होगा। जो चीजों की हम बात करें, द बेसिक्स जो है वो सही जगह पे है। जो अमाउंट इन्होंने टारगेट बनाया है कि हर महीने का 11,000 रुपए SIP के जरिए म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं, और इसका 25 साल में अगर हम एक अनुमान लगाएं कि करीबन 14% आसपास अगर SIP से आपको रिटर्न्स मिलता है, इक्विटी पोर्टफोलियो है पूरा, तो इनका जो लक्ष्य है 3 करोड़ का, वो ये बहुत करीब आ जाएंगे। सो आई थिंक 3 करोड़ तो इकट्ठे हो जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। 2 अच्छी चीजें हैं, इन्होंने एक कहा कि 5,000 रुपए की ये SIP डायरेक्ट इक्विटी में भी कर रहे हैं, सो वो भी जुड़ेगा इसके अंदर, और ऑब्वियसली अमाउंट बढ़ जाएगा आफ्टर 20 इयर्स या 25 इयर्स। तीसरी चीज उन्होंने कही कि इन्होंने एक स्टेप अप 10% का लगा रखा है कि हर साल इनका SIP अमाउंट जो है वो बढ़ते रहेगा। सो एज फार एज डिसिप्लिन इज कंसर्न कि भाई ये कैसे इन्वेस्टर हैं, तो आई थिंक ऑल फुल मार्क्स टू दैट, वो कैटेगरी में। अब ये उठता है कि जो आपने पूछा कि अगर 25 साल बाद ही इन्होंने सारे लक्ष्यों को एक साथ ही अलाइन कर रखा है,
तो यस, बच्चों की शादी और पढ़ाई का जो खर्चा है वो 25 साल के पहले आएगा आपके पास। तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा आपको एक सेपरेट फंड बना लेना चाहिए। जो भी आपकी 4, 5, 6 स्कीम्स हैं उसमें से 1 या 2 स्कीम्स को आप एलोकेट कर दें कि ये मेरे बच्चों की पढ़ाई और एजुकेशन के लिए, एजुकेशन और शादी के लिए है। सो ऐसे आप अगर थोड़ा सा अलग करेंगे ना, तो ये आपको पता होगा कि भाई ये फंड जो है ये बहुत ही स्पेसिफिक पर्पज के लिए जा रहा है, और बीच में अगर आपको निकालने का कभी भी मन करे तो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि किस कारण से जमा कर रहे हैं। अगर हम पोर्टफोलियो पे आते हैं, 11,000 आज की तारीख में इन्वेस्ट कर रहे हैं और करीबन 6 स्कीम्स है इनके पास, तो डेफिनेटली कंसोलिडेशन का स्कोप बनता है। 11,000 रुपए के लिए आपको 6 स्कीम्स की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा जो कंसोलिडेशन कर सकते हैं, उसमें से एक आध चीजें बता दूं। एक्सिस स्मॉल कैप में जहां ये 2,000 रुपया जमा कर रहे हैं, वो बंद करके एसबीआई मल्टी कैप में इंक्रीज कर दें। तो एसबीआई मल्टी कैप में 1,000 रुपए की एसआईपी हो रही है और एक्सिस स्मॉल कैप में 2,000। दो अलग अलग स्कीम रखने की कोई मतलब नहीं है। आप एक्सिस स्मॉल कैप बंद करके एसबीआई मल्टी कैप को 3,000 कर लें। और जहां तक ये आईसीआईसीआई प्रूव टेक्नोलॉजी फंड की बात है, सो वेल, सेक्टर फंड में इन्होंने इसलिए इन्वेस्ट किया है क्योंकि इन्हें थोड़ा फॉरेन इक्विटी का एक्सपोजर चाहिए। सो वेल, आई डोंट थिंक ये एक सही तरीका है एक सेक्टर फंड चूज करने का। आपको अगर इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत अलग अलग विकल्प हैं आपके सामने। हालांकि टेम्परेरीली अभी बहुत सारे ऑप्शंस बंद है, लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्ट करना था तो प्योर इंटरनेशनल फंड्स भी आते हैं, जैसे नैस्डैक 100 हो गया, विच इज एसेंशियली अ टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडेक्स। तो नैस्डैक 100 की जितनी कंपनीज हैं वो आप डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक सेक्टर फंड लेके इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्ट करना इट्स नॉट लॉजिकल। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं फिर भी इट्स अ वेरी गुड फंड, कोई हर्ज नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो ये टेक्नोलॉजी फंड में जो आप 1,000 रुपए जमा कर रहे हैं हर महीने का, उसे बंद कर दीजिएगा और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप उसे बढ़ा दीजिए, जहां पे आज की तारीख में आप 2,000 कर रहे हैं, तो टोटल में 3,000 हो जाएगा। उसमें भी इंटरनेशनल एक्सपोजर है, सो जस्ट पोर्टफोलियो थोड़ा कंसाइज हो जाएगा। 4 स्कीम्स 11,000 रुपए के लिए काफी है, और इस तरह आप आगे बढ़ते रहें। अमाउंट अगर महीने की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मान लीजिए 20-25 हजार रुपए हो जाती है महीने की, तब एक आध कोई और स्कीम दूसरी कैटेगरी का आपको जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं। रंजीत जी, कुछ पूछना चाहते हैं आप हर्ष से? मैडम, मुझे ये जानना था कि इसके अलावा कोई और फंड ऐड, कोई न्यू फंड इसमें ऐड कर सकूं? अगर मुझे 1-2 साल के अंदर कोई नया फंड चूज करना है तो किस कैटेगरी से फंड चूज करूं फिर मैं, मैडम? या मेरे पास कोई लमसम आ जाता है, कभी लमसम आ जाता है, तो उस लमसम को फिर किसी नए फंड में डालूं कि एग्जिस्टिंग फंड में मैं इन्वेस्ट करूं? हर्ष, एग्जिस्टिंग फंड आपकी बहुत अच्छी तरह स्प्रेड है रंजीत जी। आपका फ्लेक्सी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, मल्टी कैप कैटेगरी है। सो आई डोंट थिंक आपको रियली बहुत सारे फंड ऐड करने की जरूरत है। एक अगर आप आगे जाते हुए चाहें तो एक प्योर इंटरनेशनल फंड जोड़ सकते हैं, जो जैसे मैंने कहा कि अभी तो फिलहाल रोक है। कोटक नैस्डैक 100 एफओएफ जो है, जो फंड है, उसमें अभी भी इन्वेस्टमेंट लिया जाता है। सो अगर जोड़ना चाहें तो वो एक इंटरनेशनल कैटेगरी का फंड आप जोड़ सकते हैं। और जब आपकी टोटल एसआईपी महीने की मान लीजिए 25,000 रुपया या 30,000 रुपया हो जाए, तब एक फंड और जोड़ें। जो 4 मैंने बताए उसके ऊपर अगर एक आध जोड़ें तो ठीक है, आज की तारीख में इतना सफिशिएंट है। जो अगर लमसम आपको आता है तो वो लमसम भी आप डिवाइड करके इन्हीं 4 फंड्स में इन्वेस्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए रंजीत जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई है। जो बदलाव बताए गए हैं उन पर आप अमल करें। और इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी सवालों का सिलसिला बरकरार है। और ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको वो नंबर बता देते हैं जहां पर हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का। व्हाट्सएप नंबर है 961987 आप देख रहे हैं ET मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, और शो का वो हिस्सा जहां पर हम देते हैं आपके सवालों के जवाब, कराते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। और हम आपको वो नंबर अब बताने वाले हैं जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं, 9619873567। यहाँ पर आप अपने सवाल जो कि इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हो तो आप पूछ सकते हैं। सवाल का वीडियो भी आप शूट कर सकते हैं। वीडियो आप शूट करके इस नंबर पे अपलोड कर दीजिए। वीडियो हम स्क्रीन पर दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों के जवाब। हर्ष रुंगटा, अर्नब पंड्या हमारे मेहमान बने हुए हैं, और हमारे साथ अब हमारे अगले दर्शक राम दत्ता फोन लाइन पर हैं। राम जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ मैडम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैडम। गर्मी ने बेहाल कर रखा है।
जी बिल्कुल। आपका फोन कॉल सुनने के लिए पंखे भी बंद किए हुए हैं अभी फिलहाल। अरे ऐसे मत कीजिए, डिस्टर्बेंस ना एसी हो। तो ऑन है ना। जी जी बिल्कुल। बताइए किस तरह से आपकी सहायता की जाए। मैडम मेरा जुलाई 2023 में नौकरी से रिटायरमेंट है। मैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करता हूँ और अच्छा अच्छा। अगले वर्ष रिटायरमेंट के समय मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लगभग 1 करोड़ रुपए मुझे अपने रिटायरमेंट फंड्स में मुझे मिलेगा। तो अच्छा। मेरा आपके सलाह आपकी ये थी कि मतलब उसमें मैं इन्वेस्ट करने के बारे में मैंने जो प्लान किया है उसमें से लगभग 15 लाख रुपए मैंने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगाने के बारे में विचार किया है और ओके। एक 15 लाख रुपए प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में लगाने का विचार किया है, जिसमें दोनों में शायद 7.4% मुझे रिटर्न मिलेगा एनुअल। और इसके अलावा मेरा विचार ये था कि मैं लगभग 50 लाख रुपए में म्यूचुअल फंड्स में कुछ इस तरीके से इन्वेस्ट करूं जो कि मुझे अगले 20 वर्ष तक लगभग सिस्टमैटिक विड्रॉल फंड के थ्रू मैं अपना पैसा निकाल सकूं उसमें। और ये जो मुझे रिटर्न मिले जो सिस्टमैटिक विड्रॉल से मेरा जो कॉर्पस हो वो लगभग 5% हर साल बढ़ता रहे। तो मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। पहली बात ये कि मेरा ये जो स्ट्रेटजी है वो ठीक है कि नहीं है या इसमें कोई और बदलाव करने की जरूरत है। दूसरी बात ये थी कि जो ये मतलब जो मेरा 50 लाख में इन्वेस्ट करने के बारे में विचार कर रहा हूँ इसमें मुझे सिस्टमैटिक विड्रॉल फंड के थ्रू और 5% इंक्रीमेंटल एनुअल इंक्रीमेंटल के साथ में मुझे कितना पैसा पर महीने मिल सकने की संभावना है। और तीसरा चीज ये कि मैं वो कॉर्पस आपसे डिस्कस करना चाहूंगा या आप मुझे सजेस्ट करें कि मुझे 50 लाख रुपए किन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे उससे पहले ये बताइए रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी आपकी कैसी होने वाली है। मैडम मेरा दोनों बेटे सेटल्ड हैं, उनको मेरी कोई जिम्मेदारी वैसे नहीं है। मेरे पास अपना मकान है, मुझे मकान के किराए में भी पैसा खर्च नहीं करना है। और तीसरा चीज ये कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है ऑलरेडी। मैं लगभग 10 लाख रुपए का प्राइमरी पॉलिसी है और 25 लाख रुपए का टॉपअप है। मैं और वाइफ दोनों ही जने के साथ मुझे जीना है मतलब। लेकिन जो आपकी हर महीने की आय होगी, कमाई होगी, रेगुलर इनकम होगी, वो आपके इस इन्वेस्टमेंट से ही आनी है जिसके लिए आपको एसडब्ल्यूपी करनी है। मुझे बैंक से मुझे पेंशन भी मिलेगी जो कि लगभग 50,000 रुपये महीना होगी और उसमें मुझे डियरनेस रिलीफ हर 6 महीने में जो भी इंक्रीज डिक्लेयर होगा वो मुझे मिलेगा। पेंशन हमारे यहाँ रिवाइज नहीं होती है बैंक में, तो मुझे केवल डियरनेस रिलीफ का ही इंक्रीमेंट मिलेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो सिस्टमैटिक विड्रॉल अमाउंट हो मेरा वो भी 5% इंक्रीज हो तो शायद मुझे आगे अपनी इन्फ्लेशन को कोप अप करने में मदद मिले। क्या आप म्यूचुअल फंड्स में केवल 1 करोड़ ही 50 लाख ही डालना चाहते हैं? अगर हम इसको बढ़ाकर 75 लाख अगर कहें तो आपको बहुत रिस्क लगता है इसमें? मैडम 15 और 15 लाख रुपए उसमें लगाने के बाद मेरे पास 70 लाख रुपए ही बचेंगे। तो क्या मुझे 70 लाख पूरे लगा देने चाहिए या फिर कुछ इमरजेंसी फंड भी रखना चाहिए? मुझे लगता है कि मुझे कुछ इमरजेंसी फंड रखना चाहिए अपने पास। बिल्कुल, इमरजेंसी फंड तो खैर आपको रखना ही चाहिए, वो तो बुनियादी तौर पर ज़रूरी ही है। लेकिन अर्नब जी थोड़ा सा आप अपन को यहाँ पर गाइड करें क्योंकि इन्हें अपने निवेश में कमाई भी चाहिए और क्योंकि रिटायरमेंट कॉर्पस है तो साफ तौर से जाहिर ही है ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले पाएंगे। हालांकि इनकी क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा है, वो मुझे अच्छी लगी। इन्हें पता है कि इनकी रेगुलर इनकम का बंदोबस्त हो चुका है और अब ये कितना रिस्क ले सकते हैं और जहाँ पे रिस्क ले रहे हैं उसमें ये कितने पैसों की बढ़ने की उम्मीद रखते हैं, उतनी क्लैरिटी इनमें है। अगर हम इनके एग्जिस्टिंग ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो उनको एक 50,000 का पेंशन आ रहा है, तो वो एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो गई। जब आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम देखेंगे और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना देखेंगे वहीं से भी रेगुलर इनकम आएगी, तो अप्रोक्सीमेटली ये दो सोर्सेज से अनदर 25,000 पर मंथ आएगा। तो ओवरऑल 75,000 पर मंथ ये इन्वेस्टमेंट से आता रहेगा। अब देखिए रिटायरमेंट क्या की सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आपको अपना कॉर्पस एक्सटिंग्विश नहीं करना है, यानी कि अगर आप थोड़े एग्रेसिव होते हो इन टर्म्स ऑफ विड्रॉल तो रिस्क ये रहता है
कि कॉर्पस धीरे धीरे करके एक्सटिंग्विश हो जाएगा। और ये केस में यही है क्योंकि इनका जो गोल है वो एक तो है कि रेगुलर विड्रॉल थ्रू सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जो उन्होंने सोचा है वो सही माध्यम है इस प्रकार के अमाउंट्स को वापस लेने का। लेकिन ये जो 5% का जो इंक्रीमेंटल अमाउंट है उससे रिस्क ये रहता है कि अगर आपने इसको एक सिर्फ प्योर डेट में ही डाला तो ये जल्दी इरोड होता जाएगा, क्योंकि ये 5% इंक्रीमेंटल जो है जब तक कॉर्पस नहीं बढ़ता तब तक ये कैपिटल को कम करते जाएगा। तो मेरा सुझाव इनको ये है कि ये जरा हाइब्रिड फंड्स की ओर देखें, जहां पर डेट का एक अच्छा कंपोनेंट है लेकिन साथ में एक छोटा सा इक्विटी का भी कंपोनेंट रहता है इन फंड्स में। तो अनेक प्रकार के हाइब्रिड फंड्स होते हैं, लेकिन एक कैटेगरी जो जिसमें इक्विटी का कंपोनेंट बिटवीन 10 and 25% रहता है उसे हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड इक्विटी फंड कहते हैं। तो इसमें प्राइमरी कंपोनेंट डेट रहता है लेकिन 10 to 25% इक्विटी ही भी रहता है। तो ये एक कैटेगरी है जहां पर ओवरऑल ये इन फंड्स को एक चांस रहता है कि थोड़ा ज्यादा रिटर्न्स आपको दे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इससे ये जो इन्फ्लेशन की जो समस्या है वो हल हो सकती है। अगर इससे भी आगे वो थोड़ा बढ़ना चाहे तो एक इक्विटी सेविंग्स की भी कैटेगरी है, वहां पर भी वो एक फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। अब इक्विटी सेविंग्स फंड की अगर हम बात करें तो उसमें इक्विटी का कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन डेट और आर्बिट्राज और कैश ये भी काफी बड़ा रहता है, तो इससे भी थोड़ी स्टेबिलिटी आती है। तो मेरा सुझाव इनको यही है कि SWP अच्छा माध्यम है, आप थोड़ा सा रिस्क लीजिए अपने इस पोर्टफोलियो में, क्योंकि देखिए आपके जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स है वो सभी प्योरली डेट है, सेफ है, वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी एक अच्छी कैटेगरी है, और अगर आप सह सके तो एक फंड इक्विटी सेविंग्स फंड के कैटेगरी में से भी आप जोड़ सकते हैं। तो मेरा उनको कहना है कि जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी है उसमें कैनरा रोबेको का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड और ICICI प्रू का जो सेविंग्स फंड है, रेगुलर सेविंग्स फंड, वो दो ऐड कर सकते हैं। चलिए राम दत्ता जी, आप पूछना चाहते हैं कोई सवाल अर्नब जी को? नहीं मैडम, धन्यवाद। लेकिन बस एक चीज जानना चाहूंगा कि क्या मतलब 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पर्याप्त होगा मेरे लिए, या मैं इसमें वो जो इंक्रीज करना चाहिए इसमें? है कि आपको थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि देखिए 50 lakhs का है, तो अगर आप एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते हैं तो इनिशियल इनकम जो आपको आएगी वो अराउंड 30,000 पर मंथ होगी। तो उसे कंटिन्यूअसली 5% के रेट से बढ़ाते रहना वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपके कैपिटल में भी इंक्लूड करेगा। तो अगर आपको ओवरऑल मान लीजिए 50,000 आपका पेंशन से आ रहा है, 25,000 वो दूसरे दो इन्वेस्टमेंट से आ रहे हैं, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ कैश इनफ्लो तो आपको यहाँ पर कॉर्पस भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और राइट, चलिए सलाह के अनुसार आपको अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने चाहिए राम दत्ता जी। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, इनका सवाल हम देंगे हर्ष को। श्रीनिवास जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर, कुछ बताएं अपने बारे में। नमस्कार मैडम, मैं वाइजैक से बोल रहा हूँ। वाइजैक से बोल रहे हैं, बताएं सर क्या करते हैं आप, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र तो अभी 44 है मैम। ओके। एक्चुअली मैम मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप इससे पहले दूसरे चैनल में जब आप कहाँ ये प्रोग्राम लेके आ रहे थे तब से मैं आपको वॉच करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा जानकर। तो उसकी वजह से मेरा जो टारगेट था, मैं 2011 से इन्वेस्ट कर रहा था और 2018 में मेरा टारगेट पहला क्लियर हो गया था, तो मैंने रिडीम कर लिया था पूरा।
मेरे हिसाब से ये अभी- आज के दिन में मैंने सबसे अच्छी बात सुनी है जो आपने कही है, और यही इस बात को दर्शाता है कि अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो आपके ज़िंदगी के हर आर्थिक लक्ष्य को आप आसानी से छू सकेंगे। बहुत अच्छा लगा श्रीनिवास जी मुझे ये जानकर कि हमारी दी हुई सलाह आपके काम आई और आप अपने आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर निकल चुके हैं और पूरा भी कर रहे हैं। अब बताएं मैं आपकी सहायता कैसे कर सकती हूँ? तो मैम अभी मेरे को 2025 तक मेरे को 20 लाख जमा करना है। तो लास्ट 2 ईयर से मैं ऑलरेडी ये फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एक है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 3000, एक्सिस स्मॉल कैप में 2000, एक्सिस फ्लेक्सी कैप में 2000 और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में 2000। इसके अलावा बेटी के नाम से मेरा एक ये सुकन्या समृद्धि भी है, वो भी 2000 पे है पर मंथ। तो मैं चाहता हूँ 2025 तक मेरे को ये लक्ष्य हासिल करना है, तो मैं बढ़ा भी सकता हूँ। अगर आपकी सलाह है इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना होगा तो मैं कर लूंगा मैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप एक बार फिर से फ़ंड्स के नाम दोहरा दें, क्योंकि फ़ंड्स की जानकारी हमारे पास व्हाट्सएप पर नहीं थी और हर्ष शायद आपके फ़ंड्स के नाम नोट डाउन भी करना चाहेंगे। आपने पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप कहा, आपने आईसीआईसीआई का टेक्नोलॉजी फंड कहा, और कौन सा फंड कहा? एक्सिस स्मॉल कैप और एक्सिस फ्लेक्सी कैप। एक्सिस का स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप, चलिए ठीक है। तो 25 लाख का लक्ष्य है ना बेटी की पढ़ाई के लिए? यस मैम। ठीक है, आपने सुकन्या समृद्धि में कहा कि आप निवेश कर रहे हैं। और सुकन्या समृद्धि में मैं एसबीआई से कर रहा हूँ मैम, ये सिंस 2014 से। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, उसमें तो खैर आपको रहना चाहिए, लेकिन बाकी फंड्स में आपको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, और 9000 की जो आप एसआईपी कर रहे हैं क्या वो पर्याप्त होगी या नहीं? कितने साल से कर रहे हैं वैसे इन फंड्स में? 2 साल ना? 2 साल से 2 कर साल रहे हो हैं। गया मैम ऑलरेडी। चलिए, थोड़ा सा आपका टाइट है लक्ष्य, हो सकता है आपको एजुकेशन लोन तो लेना पड़े। बताएं हर्ष, कैसे इनकी सहायता कर पाएंगे? श्रीनिवासन जी, आपने जो कहा कि आपका जो लक्ष्य है 2025 में आपको 20 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं फॉर योर चाइल्ड एजुकेशन। तो वेल, जो आपका लक्ष्य है वो भी बच्चों की पढ़ाई के लिए है, जो डिफर नहीं कर सकते। तो एसेंशियली इसका मतलब ये होता है कि जब बच्चों की फीस भरने का टाइम आता है तब आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट का लेवल अच्छा नहीं है तो शायद हम उसे डिले कर लें। जब फीस भरने का वक्त आता है आपको फीस भरनी होती है, नहीं तो साल खराब हो जाता है। तो आपके सामने ये है कि आपने मान लीजिए 2 साल पहले से भी आपने अगर 9000 रुपए हर महीने के जमा किए हैं, तो अगले 3 साल में ये आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी अग्रेसिव पोर्टफोलियो बना लें, ये 9000 अपने आप में ये 20 लाख रुपए 3 साल में नहीं बनेगा। सो नो प्रॉब्लम। आपके पास सामने 2 तरीके हैं अभी। एक है कि आप एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाएं जो आपने आज की तारीख में बना रखा है, इसमें आप जमा करते रहें। 3 साल बाद जो इसकी फंड वैल्यू होगी वो आप यूज कर लें, और होप करें कि मार्केट अच्छा करे और आपको मैक्सिमम वैल्यूएशन मिले। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एक लो टू मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल का एक पोर्टफोलियो बनाएं, ताकि आपको इतना पता है कि ऐसे भी मेरा पूरा लक्ष्य होने वाला है नहीं, 20 लाख बनने नहीं वाले, जितना बन सकता है उतना मैं सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाऊं, ताकि उतना पैसा यूज हो जाए और बाकी का जो डिफरेंस होगा वो आप एजुकेशन लोन के जरिए से पूरा कर लें। तो अगर आप एक पहला वाला ऑप्शन लेते हैं, जो एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना और मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना कि भाई मुझे लास्ट माइल तक रुपये का जो हर कतरा से जो मुझे रिटर्न्स मिल सके वो मैं मैक्सिमाइज करता हूँ। अगर थोड़ा कम भी मार्केट गिर गया, कुछ हो गया, तो ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि जितना ज्यादा बन सके। अगर ये चॉइस लेते हैं आप, तो आपकी जो भी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, जो 4 स्कीम्स आपने बताई हैं, वो आप वैसी की वैसी कंटिन्यू कर सकते हैं। स्कीम्स अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे इतना रिस्क 3 साल के टाइम होराइजन के लिए नहीं लेना है, इससे अच्छा मैं थोड़ा लो टू मॉडरेट रिस्क वाला पोर्टफोलियो बनाऊं, ताकि एक रीजनेबल अमाउंट इकट्ठा हो और उस पर मुझे रिस्क नहीं लेना है, तो आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड जैसी कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें इक्विटी का एक्सपोजर जरूर रहेगा, लेकिन मार्केट लेवल्स को देखते हुए ये चेंज होते रहेगा। सो इक्विटी एलोकेशन 30% से लेके 80-90% तक भी जाता है, और ये डिपेंड करता है मार्केट की वैल्यूएशन पे। सो ये दोनों तरीके आपके पास है। अगर आप पहला वाला कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो अग्रेसिव पोर्टफोलियो, तो मैंने जैसे कहा कि जो भी आपका एग्जिस्टिंग स्कीम्स है वो कंटिन्यू करिए। अगर वो नहीं, आप एक कंजर्वेटिव लो टू मॉडरेट रिस्क वाला पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड में आपके पास एक आईसीआईसीआई का फोलियो ऑलरेडी खुला हुआ है, तो आप आईसीआईसीआई थ्रू
बैलेंस एडवांटेज फंड में ये पूरी 9,000 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। तो आपको कोई नया फोलियो वगैरह क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कीम बहुत अच्छी है और आप इस तरह से अपना अगले 3 साल के प्लानिंग कर सकते हैं। ये श्रीनिवास जी, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप हर्ष से? ये बोलना चाहता हूँ कि मैं और बढ़ा सकता हूँ इन्वेस्टमेंट, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कितने और मैं बढ़ाने से मेरे लक्ष्य को मैं पा सकता हूँ। चलिए, यहाँ पे समय थोड़ा सा कम है, तो मेरे ख्याल से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की राशि बढ़ाने में थोड़ा अग्रेसिव होना पड़ेगा। हर्ष, अप्रॉक्सीमेटली कितनी इनको अपनी एसआईपी की राशि बढ़ानी होगी? वेल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अभी मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, लेकिन इन्हें 5 से 6 गुना अगर बढ़ाएंगे तब जाके हम अग्रेसिव पोर्टफोलियो के साथ में एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई ये करीबन 20 लाख पहुंच जाए। ओके, चलिए, जितना मुमकिन हो सके श्रीनिवास जी, आप कह रहे हैं आप बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइएगा। बाकी जितना शॉर्टफॉल हो उसके लिए आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। वैसे हमारी तो इच्छा यही होगी और हमारी प्रार्थना भी यही होगी कि आप अपने लक्ष्यों को निवेश के ज़रिए ही प्राप्त कर लें। आगे बढ़ते हैं और अब सीधा रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। बताएं अर्नब जी, आपका निवेश का गुरु मंत्र क्या है आज दर्शकों के लिए? कोई भी लॉन्ग टर्म गोल हो तो उसके लिए आपको कोई कितनी भी छोटी रकम हो वो ऑलरेडी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि हम इसका महत्व नहीं जानते, लेकिन छोटी रकम ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए मान लीजिए आपका रिटायरमेंट का लक्ष्य है, करोड़ों की जरूरत है आपको, लेकिन इवन अ फ्यू थाउजेंड रुपीज अगर जब भी आपके पास हो आप उसे निवेश करते जाइए, तो इन छोटी रकमों को इकट्ठा करते हुए आप अपने गोल तक पहुंच सकेंगे। हर्ष? वेल, एक सिंपल सा चीज है कविता, बोलूंगा कि जो भी आपका पोर्टफोलियो है वो आप अपने टाइम होराइजन से अलाइन करें। इसका मतलब सिंपल है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप इन्वेस्ट करें आपके पैसे महंगाई दर से ज्यादा कमाने चाहिए। सो इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न आपको आना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न नहीं आता है तो आपका जो पूरा इन्वेस्टमेंट का पर्पस है वो खराब हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, इक्विटी एक एसेट क्लास है जो जिसमें पोटेंशियल है कि आप लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन से ज्यादा कमाएं। अगर इन्फ्लेशन को आप बीट नहीं करते हैं तो आपका जो भी सेविंग्स का पूरा पर्पस है पूरा खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए, निवेश गुरु मंत्र के बाद आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से रुक करेंगे सवालों की ओर। बीजू हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। बीजू जी नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं बताएं? नमस्कार मैडम, मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। ओके। और मेरा थोड़ा निवेश का जो किया था ऑलमोस्ट 10-15 ईयर से कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में। तो अच्छा, यही फंड्स हैं आपके पास 10-15 साल से? हाँ, 10-15 साल से इन्वेस्टमेंट में कर रहा हूँ और काफी अच्छी रकम आई है। सो आई हैव थोड़ा SIP आज भी कर रहा हूँ, लेकिन जो गोल्स हैं वो थोड़ा हायर लेवल पे एक्सपेक्टेशन रखा हूँ। चाइल्ड एजुकेशन के लिए 6 साल के बाद कुछ 1.3 करोड़ और मेरे रिटायरमेंट जो 15 साल के बाद है उसके लिए लगभग कुछ 10 करोड़ का टारगेट रखा है। ओके। तो पोर्टफोलियो में लगभग मेरे हिसाब से कुछ 1.7 करोड़ है ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्टिंग। एंड उसके ऊपर अभी कुछ और करना है, क्योंकि जो मैंने आपको भेजा है वो म्यूचुअल फंड्स के था एंड अपार्ट फ्रॉम दैट NPS में 15 लाख ऑलरेडी डाला है एंड उसके अलावा PF और PPF में 47 और 45 लाख है अवेलेबल। मेरे ख्याल से आपने अच्छी प्लानिंग की है। आपने खुद अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया है या आपने किसी की हेल्प ली है? मैंने इनिशियली हेल्प लिया था फाइनेंशियल प्लानर से और सिटी बैंक जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे उनके थ्रू मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू की थी एंड देन मैं NISM खुद सर्टिफाइड हूँ। So I took much deeper step, मैडम, थोड़ा इन्वेस्टमेंट जानने के लिए and then I have been regularly in touch with the financial experts. वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा।
ऐसे जागरूक निवेशक से बात करके जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचा और उसके मुताबिक अपने लक्ष्यों को प्लान किया है। अब आपके लक्ष्य कितने अचीवेबल हैं, कितने नहीं, अर्नब जी बताएं। इनके जो तुरंत लक्ष्य हैं, सबसे पहला तो 6 साल में ही है शायद, एक 1.3 करोड़ ये कह रहे हैं कि उस लक्ष्य के लिए इनको अलग से चाहिए। सब पूरे हो पाएंगे? देखिए, जो 1.3 करोड़ का लक्ष्य है 6 साल में, उसके लिए थोड़ा समय है। तो अगर हम इनके पोर्टफोलियो का विभाजन करें और एलोकेट करें, तो आउट ऑफ द टोटल अमाउंट 70 लाख अगर आप इस लक्ष्य के लिए एलोकेट करते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फंड्स, तो वो ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर पीरियड आपके ये लक्ष्य को पूरा पार करेंगे। यानी कि जो 6 इयर्स का जो लक्ष्य है वो अचीवेबल है, क्योंकि ऑलरेडी पोर्टफोलियो साइज काफी बड़ा हुआ। लेकिन जो दूसरा लक्ष्य है 15 साल के बाद रिटायरमेंट का, उसके लिए आपको 10 करोड़ चाहिए। अब हम ये कैलकुलेशन करते हैं कि ये जो एग्जिस्टिंग फर्स्ट गोल है, उसके लिए मान लीजिए आपने एक अमाउंट सेट असाइड कर लिया, तो उसके बाद जो अमाउंट बचता है एज इन्वेस्टमेंट, वो कितना ग्रो होगा और आपका जो SIP हो रहा है वो कितना ग्रो होगा। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में से जब आप एक पार्ट निकाल लेते हैं फर्स्ट गोल के लिए, तो बाकी की बची हुई रकम 15 साल में एट एन एज्यूम्ड ग्रोथ रेट ऑफ 12%, क्योंकि ये सभी इक्विटी फंड्स हैं, हम इसीलिए हम ये 12% का अनुमान लगा रहे हैं, तो वो अराउंड 4.9 करोड़ हो जाएगा। तो ये एक पार्ट ऑफ द गोल हो गया। अब इन्होंने ये भी बताया है कि एक 20,000 का SIP चल रहा है। अगर ये 20,000 का SIP ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स चालू रहे और 12% कमाए, तो ये भी 15 साल में अराउंड 1 करोड़ हो जाएगा। इसके अलावा इनके पास दो स्पेसिफिक जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है रिटायरमेंट के लिए, PPF, PF और NPS, ये इनको मिलाकर अगर हम अज्यूम करें कि ये कितना रकम होगा ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, तो मेरा अनुमान है कि अराउंड 2.5 करोड़ इसमें से आ जाएगा। तो ये सब अगर हम मिलाकर देखते हैं तो अराउंड 1.5 करोड़ का 15 साल बाद शॉर्टफॉल रहता है। तो इसके लिए उनको एडिशनल अमाउंट्स SIP में डालने पड़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो अमाउंट्स SIP में वो डाल रहे हैं, वो सिर्फ एक ही फंड में न डालें, लेकिन वो 2-3 फंड में स्प्रेड आउट करें, ताकि इनका रिस्क जो है वो भी स्प्रेड आउट हो सके। चलिए, काफ़ी विस्तार से आपने पूरी समझाइश दी है। कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप बीजू जी? थोड़ा पोर्टफोलियो का जो इन्वेस्टमेंट किया है मैंने जो म्यूचुअल फंड में, वो कुछ चेंजेस करने हैं। पता चला कि 1.5 करोड़ का शॉर्टफॉल है, कितना SIP और बढ़ाना होगा एंड पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे या नहीं? अर्नब जी, मेरे हिसाब से जो फंड्स इन्होंने सिलेक्ट किए हैं वो काफी सारे अच्छे फंड्स हैं, वो और स्प्रेड आउट भी है, वेल डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस डिफरेंट मार्केट कैप्स। तो ये फंड में बदलाव की जरूरत नहीं है, और इनको अगर अपने गोल्स को अचीव करना है तो अराउंड 30,000 की एडिशनल SIP उनको जोड़नी पड़ेगी ओवर दिस टाइम पीरियड टू ब्रिज द शॉर्टफॉल। ऑलराइट, चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो बीजू जी। और इसी के साथ अर्नब जी, आपका, हर्ष आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और इतने विस्तार से और इत्मीनान से दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाई आज के शो में। और मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन इस वादे के साथ कि आपके सवाल हम तक लगातार पहुँचते रहेंगे। सवाल कहाँ भेजने हैं? एक व्हाट्सएप नंबर है जो आपकी स्क्रीन पर अभी फ्लैश होगा, वहाँ पर झटपट अपने सवाल हमको आप भेज दीजिए। 9619873567 ये वो नंबर है जहाँ पर हम आपके सवाल देखते हैं और शो में शामिल करते हैं और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं। मुझे इजाज़त दें, नमस्कार।